TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तैयार है हमारे बहुत ही करीबी साथी, बहुत अजीज साथी नरेश राठौर जी। तो सभी लोग बिल्कुल शांत जगह बैठ जाएं एकदम मनोयोग के साथ, और आप सभी की जोरदार तालियों से इंडिया के उभरते हुए शानदार लीडर मिस्टर नरेश राठौर जी। सर आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी भारतवर्ष से पधारे हुए विभिन्न प्रांतों से अतिथिगण, लीडर साथी एवं सभी इस बिजनेस के अपने आप को मालिक मानने वाले सभी मालिकों को मेरा तहे दिल से वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज मंच पर मुझे बुलाकर आपने मेरे को इतना गौरवान्वित किया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आज अपनी बात पूरे हिंदुस्तान के बीच में रख पाऊंगा। ये मेरा परम सौभाग्य कि आप लोगों ने मुझे सादर इस पंच के योग समझा और मुझे यहाँ पर अपनी जीवनी रखने का एक मौका दिया था। दोस्तों, बात करूं इस बिजनेस से पहले मेरा एक छोटा सा परिचय हुआ करता था। मैं गरीब परिवार से जन्मा पला बड़ा। मेरे जो फादर थे वो गांव से आए थे और वो भूमिहीन मजदूर थे, मतलब गांव में काट करते थे और साथ में जब फसल का सीजन चला जाता था तो वहां पर क्या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ इनकम बढ़ाने के सोर्स पे उन्होंने पलायन किया, तो भोपाल आ गए। और भोपाल आके उन्होंने यहाँ पर मेहनत मजदूरी करी। यहाँ पर मालगाड़ियों में जो सीमेंट की बोरी होती वो खाली करी। इसके बाद शरीर भी उतना सक्षम नहीं था, तो फिर उन्होंने वो काम बंद कर बिजनेस में सब्जी का ठेला लगाया। इसके साथ साथ वहां उनको मुनाफा लिया तो उन्होंने बदल बदल के फल बेचे, केले बेचे। इस टाइप से उन्होंने तरह तरह के परिवार चलाने के लिए उन्होंने अपने सारे व्यापार बदल बदल के किए जिससे परिवार का भरण पोषण हो। लेकिन माली हालत इतनी तंग थी कि बेहतर कुछ हो नहीं पा रहा था। और हमारे जो परिवार था, हम 2 भाई थे, एक बहन थी और माता पिता मिला के 5 लोगों का परिवार था। इस 5 परिवार की जिम्मेदारी पिताजी के ऊपर हुआ करती थी, जो कि वो अपने तरीके से निर्माण करते थे। लेकिन जितना भी करते थे उतना कम पड़ जाता था। और हम जिस एरिया में रहते थे वो एरिया निचला इलाका हुआ करता था। वहां पर हम भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि भगवान बरसात ना हो, क्योंकि क्या होता था कि उस एरिया में जैसे ही पानी गिरता था हमारे एरिया में तो लोगों के तो बरसात का पानी छत पे से आता था, लेकिन हमारे यहाँ जो कच्चा मकान होता था उसमें चूहे के बिल से आता था। तो दोस्तों, जैसे ही वो पानी घर में आ जाता था तो हम लोग खाना उस दिन बना नहीं पाते थे, घर में जो चूल्हा होता था पूरा गीला हो जाता था। तो नतीजा ये रहता था, हम पानी उतरने का इंतजार करते थे और अगर ज्यादा ही लंबा समय हो जाता था तो फिर हमें खाना बनाने के लिए हमारी माताजी को कहीं पास की बिल्डिंग के नीचे जो सूखा होता था वहाँ ईंट का चूल्हा बनाकर खाना बनाया जाता था। उस चूल्हे में लकड़ी ना जलाते हुए, क्योंकि लकड़ी का भी साधन नहीं हुआ करता था, तो जो पेपर, अखबार और जो कार्टून होते थे उससे हमारे घर का भोजन पकता था और इस तरीके से परिवार को भोजन की प्राप्ति होती थी। और लेकिन संघर्ष में जीवन इतना खतरनाक होता था कि परिवार में सारे के सारे लोग, मतलब कुल मिला के अगर एक दिन लगातार बारिश हो जाए तो भोजन का भी प्रबंध नहीं हो पाता था, इतनी स्थिति विकट थी। और रहा सवाल खाने पीने का, तो कभी ये होता था कि कभी पड़ोस के लोग भी स्थिति देखते हुए मुहैया करा देते थे भोजन, क्योंकि करने धरने वाले जो थे वो पिताजी थे और उनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ शरीर भी इतना सक्षम नहीं था। क्योंकि क्या था कि जब वो हमारा जीवन क्या भरण पोषण करते थे तो केले का व्यवसाय उन्होंने शुरू किया, जो कि कच्चा काम होता। कच्चे काम में क्या 5 दिन की मेहनत लगती थी। केले को लाया जाता था, फिर उसकी भट्टी लगाई जाती थी और उसको पकाया जाता था और 4 दिन तक देखभाल करी जाती थी। इसके बाद 5वें दिन बेचा जाता था और 5वें दिन बेचने का उद्देश्य ये होता था कि बिकना ही है। अगर नहीं बिका तो वो पूरा का पूरा माल खराब हो जाता था। तो मतलब पूंजी खड़ी हो गई तो ठीक है, नहीं तो भगवान भरोसे। तो कुल मिला के इस तरीके से यथावत जीवन चल रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम बड़े होते गए और साथ में फिर जिम्मेदारी पिताजी की हमारे प्रति बढ़ी और उन्होंने हमें स्कूल में भी भेजा। लेकिन स्कूल भेजने की के लिए फीस की स्थिति बड़ी विकट थी। तो एक पास ही में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता था, तो वहां पर फीस भरने के लिए स्थिति कभी भर दी कभी नहीं भरती, और जब नहीं भर पाते थे तो स्कूल से हमें बाहर कर दिया जाता था कि जब फीस भरी है इसके बाद आपका हम नाम अंदर लेंगे। तो कुल मिला के यात्रा में भरा जीवन हम लोग जी रहे थे। अब फीस की जुटाने के लिए फिर पिताजी ने बोला, भाई हम पढ़ा नहीं सकते हैं आपको, आप अपने दम पे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप भी हमारा सहयोग करो। तो फिर पिताजी ने हमें भी केले के ठेले में अपने साथ इन्वॉल्व किया। हम भी केले बेचते थे, गली मोहल्ले में जाते थे और हवाई लगाते थे। केले 6 रुपए के 12 केले, 8 रुपए के 12, बस यही चलता था। दिन में जितने बिक गए, शाम को वो औने पौने भाव में पूंजी खड़ी करना। मतलब एक कुल मिला के जिंदगी पूरी जुए वाली थी। अगर बिक गया तो उस दिन मिलेगी हमारे को भरपूर खाने की आंधी, और नहीं तो उस दिन हमें केले से ही काम चलाना पड़ता था। ये हमारी स्थिति हुआ करती थी। दोस्तों, वहां पर हमारे परिवार में कुल मिला के एक दूसरे को ही देखकर हम चार्ज होते थे और दूसरा कोई इनकम का सोर्स हुआ नहीं करता था। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति घटित हुई
कि आज से लगभग 30 साल पहले पिताजी हमारे केले का ठेला अल्पना टाकीज रेलवे स्टेशन के पास लगाते थे, और वहाँ एक निर्माण हो रहा था एक होटल का, उसका छज्जा गिर गया, उनके ऊपर गिर गया, तो वो मतलब वो बिल्कुल मिला के कोमा में चले गए। तो करीब 4 दिन तक वो उसमें रहे, और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी टूट गई कि हम ना तो इलाज करवाने में सक्षम थे, ना किसी तरीके से घर की स्थिति उठाने में सक्षम थे। लेकिन नतीजा ये था कि घर परिवार समाज के लोगों ने भी हमारे को तिरस्कार कर दिया। तो कैसे तैसे पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। तो भैया थे हमारे, वो भी हमारा सहयोग करते थे। तो हम जब स्कूल जाते थे तो एक दिन भैया स्कूल जाता था तो हम केले के ठेला देखते थे, और अगले दिन मैं जाता था तो भैया देखते थे। यानी इसी तरीके से हम दोनों भाइयों ने परिवार भी पाला, घर भी चलाया। फिर कैसे तैसे वहां पर म्युनिसिपालिटी ने परेशान करना चालू कर दिया, तो वहां से हमारा ठेला भी भर के ले गए। तो स्थिति ये हो गई कि खाने के लाले पड़ गए। अब करें तो करें क्या। तो फिर हम दूसरे के यहाँ प्राइवेट नौकरी करी, चाय के होटलों पे काम किया, प्राइवेट किरानों की दुकान पे काम किया, लेकिन वहां से भी स्थिति सुधर नहीं पाई। तो फिर हमारा मन बना कि क्यों ना हम सहयोग करने के लिए पिताजी का और एक और विकल्प है। तो मैंने अपना खुद का एक चाय का खोमचा खोला। उसमें मैं 5 लीटर दूध की चाय बनाता था, सुबह 5 बजे उठता था, और 6 बजे अपना पूरा तामझाम तैयार करके रात के 10 बजे तक चाय बेचा करता था। वो एरिया भोपाल का मार्बल मार्केट हुआ करता था, पुल भोगदा, वहां मैं 2 रुपए की चाय बेचा करता था। और चाय जब बेचता था तो उस परिवेश में मेरे यहाँ जो ग्राहक आते थे कोई वीवीआईपी नहीं आते थे, बल्कि उस एरिया में मार्बल मार्केट की जो लॉरी या ट्रक खाली करने वाले हमाल और मजदूर आते थे। आप समझ सकते हैं वो किस कंडीशन में होता था वहां पर। अगर आज की स्थिति बात करूं तो आप मेरे दुकान में पानी पीना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इतना माहौल। और मेरे जो गेटअप हुआ करता था, कोई ड्रेसअप कोट नहीं होता था, बल्कि सेंडो बनियान पहनता था, एक चड्डा और एक गमछा टांगा करता था, और चाय बेचा करता था। इसी तरीके से मेरी दिन दुनिया चल रही थी। कभी कभी गर्मी में दूध फट जाता था तो वो स्थिति और भी कट हो जाती थी। तो कुल मिला के जुए की तरह जिंदगी चल रही थी। अगर धंधा हो गया 50-60 रुपए कमाते थे, उसी में परिवार का जीवन यापन करते थे। योग संजोग से बात करूं इस बिजनेस की, तो ये मेरे जीवन में जो बिजनेस आया, मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर बीएम गुप्ता जी के बड़े भ्राता श्री मिस्टर केपी गुप्ता जी के माध्यम से मुझे ये बिजनेस मिला। वो एमपी में जेई थे। उन्होंने जिस एरिया में मेरी मार्बल मार्केट की जो चाय की दुकान हुआ करती थी, वहां पर वो इंस्पेक्शन करने आए एक बार, क्योंकि वहां बहुत लोग डायरेक्ट लाइट चोरी करके अपने ड्रिल मशीन और ये कटर वगैरह पत्थर काटने वाली मशीन चलाया करते। तो एक बार उनको रेड डालने का मौका मिला, तो उन्होंने पूरे एरिया में कार्रवाई करी और सभी कई चालानी कार्रवाई करी। और उनके स्टाफ में उड़न दस्ते में करीब 16 लोग थे। तो 16 लोगों में से सब लोगों ने चालानी कार्रवाई करने के बाद उनको एहसास हुआ कि भाई थकान हो गई, आलस हो गया, उपासी हो गई, तो क्यों ना चाय पी जाए। तो उन्हीं के 16 लोगों के बीच में से एक आदमी ने सर से बात करी कि सर चाय पी जाए, तो चाय का ऑर्डर दे। तो उन्होंने कहला ठीक है, आसपास में कोई होटल पे जाके चाय का ऑर्डर दिया। तो वो उनका एक कर्मचारी एमपीबी का मेरे पास आता है, भाई साहब आपके यहाँ चाय की दुकान के अलावा कोई और अच्छी चाय की दुकान है क्या। क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी, 16 गिलास थे, सीखा था, और एकदम से मक्खियां भिनभिनाती थी, और सीवेज के ऊपर खड़ा होकर मैं चाय बनाता था। तो उन्होंने मन को मारते हुए मुझसे पूछा कि भाई अगर इससे अच्छी कोई चाय की दुकान है तो आप बताइए। तो मैं साहब जो कुछ है यही है। तो कहला ठीक है, आप अच्छा गिलास धो के 16 चाय बना के वहां लाइए। तो मैं 16 चाय बनाकर ले जाता हूँ और मैं देकर आता हूँ। बात आती है गिलास खाली हो जाते हैं, और जब मैं पैसे लेने जाता हूँ तो मैं उसी बंदे से बात करता हूँ जो मेरे को चाय का ऑर्डर देने में, नहीं भाई साहब पैसे चाय के। तो कहला हमारे साहब अभी थोड़ा सा आगे चले गए, जैसे ही लौट के आते हैं हम आपके यहाँ पैसे पहुंचवाते हैं। तो थोड़ी देर बाद स्वयं केपी गुप्ता जी चलकर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं भाई साहब चाय आपके यहाँ से आई थी। कहला जी सर। तो कहला सर मजा नहीं आया चाय में। सर मजा नहीं आया तो क्या पैसे नहीं देंगे। नहीं नहीं, दरअसल बात ये नहीं है। कहला चाय कितने की आपकी। मेरे सर 2 रुपए की। कहला मैं आपको 5 रुपए दूंगा, मेरे लिए स्पेशल अदरक इलायची की स्पेशल चाय बना के पिलाइए। तो मैं उनको लिए स्पेशल अदरक इलायची डालकर चाय बनाता हूँ, और जैसे ही वो चाय पीते हैं, वो पीने के बाद तुरंत तारीफ कर देते हैं। और तारीफ करते हैं तो आपको कैसा लगता है, वैसे ही अगर हर आदमी के सामने तारीफ की जाए तो उसका चेहरा अलग प्रसन्नित हो जाता, वैसे ही मुझे अच्छा लगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि शायद तारीफ के पीछे उद्देश्य क्या। लगातार उनकी ड्यूटी पूरे 1 हफ्ते तक चली। तो सुबह 16 चाय आती थी, शाम को 16 चाय। इस तरीके से 32 चाय का धंधा मुझे 1 हफ्ते तक लगातार मिला। 1 हफ्ते के बाद सर की ड्यूटी हट गई। ठीक 15 दिन तक कोई भेड़ वार्ता नहीं। एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह मैं अपनी दुकान 6 बजे खोलता हूँ और चाय बना रहा होता हूँ। तो सुबह सुबह गुप्ता जी मेरे पास आ जाते हैं और बोलते हैं भाई क्या बात है। मैं सर बढ़िया, बहुत दिनों बाद देखे आपकी ड्यूटी हट गई थी, तो क्या बात। तो उन्होंने किया मेरी चाय बनाओ। जैसी चाय बना के पिलाता हूँ उन्हें, चाय पीने के बाद एक प्रश्न मेरे सामने रखते हैं, भाई साहब आप कपड़े पहनते हो। मैं चौंक गया यार। मैंने की नया आदमी, 7 दिन पहले पुराना परिचय, राम राम दुआ सलाम होना चाहिए, लेकिन ये कौन सा शब्द है कि भाई साहब आप कपड़े पहनते हो। तो मैं जल्दबाजी में यार ऐसा नहीं, यार जल्दी जल्दी दुकान खोलने के चक्कर में शायद मैं कपड़े पहनने भूल गया हूँ। तो मैंने ऊपर से नीचे अपने आप देखा, तो मैंने यार बकायदा पेंट भी है, शर्ट भी है। फिर मैंने पलट के देखा, फिर उन्होंने पूछा फिर कपड़े पहनते हो। नहीं साहब बिल्कुल पहनते हो। फिर मैं साइड में जाके मैं कहीं से फटा वटा तो नहीं, ऐसा पूरा देखा। फिर उन्होंने पूछा भाई साहब आप कपड़े पहनते हो। मैंने जी सर बिल्कुल। कहला इतनी बात बताने के लिए आपने इतना समय लिया, अगर ये बात आप मुझे पहली बार बता देते तो लाखों रुपए का आपको एक बिजनेस बताता हूँ।
तो मैं सर क्या बात है, कहने लगे आप मेरे पास एक विकल्प है, एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपने बिजनेस के साथ साथ इस बिजनेस को भी कर सकते हो और हिंदुस्तान में अपना नाम सम्मान और पैसा बना सकते हो। तो मैं आपका इत्मीनान से आधा घंटे का समय लूंगा, जब भी आपके पास फुर्सत हो तो मुझे समय निकाल के मिलिए। तो वो क्या करते हैं, अपना एक विजिटिंग कार्ड मुझे देके चले आते हैं। तो एक हफ्ते तक मैं अपनी दुकान चलाता हूँ, लेकिन संडे आधे दिन बाजार खुलता है, तो मैं उस दिन आधे दिन बाजार खोलता हूँ। फिर मेरी इच्छा होती है, भाई पिक्चर देखने का शौक हुआ करता है, तो वहीं पीछे एक रंबट आ गई थी, उसमें पिक्चर देखने जाता हूँ मिथुन चक्रवर्ती की, देख के आधे घंटे 3 घंटे बाद आता हूँ। तो जेब में हाथ डालता हूँ तो मुझे गुप्ता जी ये कार्ड मिलता है, तो मैं चलो यार संडे है, उस दिन मुझे सुबह सुबह परेशान कर रहे थे, आज मैं इन्हें परेशान करता हूँ। तो मैं वहीं से फोन लगाता हूँ, सर नमस्कार, मैं चाय वाला बोल रहा हूँ, जिसे आप लाखों करोड़ों लोग की बात बताने के लिए बेताब थे। तो कहने लगे आप कहाँ खड़े हो? मैं साहब मैं रम्बा टाकीज के गेट के पास, पुलिस चौकी के पास के लाल बूथ पे खड़ा हूँ, यहाँ 1 रुपए का सिक्का फोन डाल के उससे बात कर रहा हूँ। तो कहला ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। अब आप देखिए साहब, इस आधे घंटे में मेरे दिमाग में क्या इमेज बनी कि भाई जो व्यक्ति 16 लोगों का बॉस है, एमपीपी में अधिकारी है, वो मुझे काय से Recording लेने in आएगा? progress. कम से कम वो मुझे कार में लेने आएगा साहब, कार से। लेकिन होता क्या है, आधे घंटे बाद गुप्ता जी तो आते सर, लेकिन किसी कार से नहीं आते, बल्कि बजाज सुपर का खटारा स्कूटर, उसे भी बैठ के नहीं, उसे भी धकाते हुए लाते। तो जितना मुझे हंसी उस पिक्चर में नहीं आई थी, उससे ज्यादा हंसी मुझे उस सिचुएशन में आ रही कि मेरे जीवन में कार में बैठने का सौभाग्य नहीं है। तो फिर मैंने मन को मारते हुए सुप्ता जी पूछा, सर ये क्या दिक्कत है? तो कहला यार गाड़ी खराब हुई। तो कहला ठीक है सुधरवाते हैं। तो सुधरवा के उनके घर आधे घंटे में पहुंचे। फिर उन्होंने आधे घंटे में एक वीडियो दिखाया सेकंड एनिवर्सरी का। उसमें कुछ लोग, महिलाएं फैशन शो कर रहे थे कपड़े पहन के, कुछ बच्चे कर रहे थे बाबा सूट पहन के, कुछ जेंट्स कुर्ता पजामा कोट पैंट पहन के फैशन शो कर रहे थे। करीब आधे घंटे चला, और आधे घंटे के बाद उसमें एक व्यक्ति लंबा सांवला सा आता और बोलता था इस सिस्टम को मैं 27 महीने से कर रहा हूँ, 27 महीने में 37 लाख रुपए कमाए। एक बोलता है इस सिस्टम को मैं 23 महीने से कर रहा हूँ, 23 महीने में मैंने 20 लाख कमाए। इस टाइप से लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। तो मेरे दिमाग में कुछ बात हजम ही नहीं हुई। फिर मैंने पूछा सर ये बात बताओ, सारी बात सही अपनी जगह, ये सारा पैसा आता कहाँ से है और कैसे? तो उन्होंने बोला साहब इनको इतना पैसा बताने के लिए, झूठ बोलने के लिए आपने आपकी कंपनी ने कितना पैसा दिया? कहला ये पैसा कहाँ से आता? मैं तो उन्होंने मेरे को पूरा प्लान समझाया। फिर मुझे प्लान देख के समझ में आया कि यार बीच का पैसा बीच वाले को जाता तो वो बीच वाले बड़े हो जाते और किनारे वाले किनारे पे रह जाते। क्यों ना किनारे वाला आदमी अगर बीच में आके बीच की व्यवस्था संभाले और प्रचार प्रसार करे और जिम्मेदारी ले और आगे लोगों को बताए, तो क्यों ना वो भी बीच वाला आदमी शिखर पे जा सकता है। ये बात समझ में आई। फिर अपन ने इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तत्काल में मेरे पास पैसा नहीं हुआ था कि उस समय 1500 रुपए लगते थे, लेकिन 3 महीने का मैंने इंतजार करवाया, क्योंकि उस समय 10 रुपए रोज का एक मेरा प्राइवेट बैंक में खाता चलता था, वो खत्म हुआ, उसका पैसा आया। मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने अपने शुभ चिंतक मित्र बंधु यार रिश्तेदार परिवार के साथ बातें शेयर करी। धीरे धीरे अपने लोगों ने तो मेरा हौसला बढ़ाया, लेकिन साथ नहीं दिया। लेकिन मेरे दुकान पे जो ग्राहक आते थे उनसे मैंने बात करी, उन्होंने मेरी बात को सुना समझा और उन्होंने इस बिजनेस को मेरे साथ ज्वाइन किया। नतीजा ये हुआ 2 लोगों को ज्वाइन कराया, फिर 2 से 4 को करते 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 मामला ऐसा बढ़ा कि सारी की सारी स्थिति अपने आप बदलती चली गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस बिजनेस ने मुझे वो चीज दी जिसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता। मेरे को मेरी औकात से ज्यादा इस बिजनेस ने दिया, और मैं मेरे खानदान का ऐसा पहला व्यक्ति हूं जिसने विदेश यात्रा करी। मैं अपने खानदान का पहला व्यक्ति हूं जिसने अपने नाम से कार ली। मैं खानदान का ऐसा व्यक्ति जिसने अपने नाम से मकान लिए, प्रॉपर्टी ली। दोस्तों ये बिजनेस ने मुझे वो दिया है जो कभी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन इस बिजनेस के पीछे करने का केवल एक कारण था। इस बिजनेस को मैं क्यों किया सर, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे सामने जिस समय मैं केले का ठेला लगाता था, मेरे सामने एक मित्र रहता था। उसके पिताजी ने उसको एक बाइक दिलाई थी, स्प्लेंडर नई ले आया था। अगले दिन मैंने चलो यार दोस्ती के नाते इस गाड़ी पे मैं बैठ के देखूं। तो मैं जैसे ही उस गाड़ी के ऊपर बैठा तो उसने झट से आया और उठा के मेरे को धक्का देके गिरा दिया और बोला तुम्हारे बाप की गाड़ी हो तो बैठना। तो मेरे को साहब वो बात चुप गई। उस दिन से पर मैंने किया अगर मैं बैठूंगा तो अपनी खुद की गाड़ी में बैठूंगा और बैठूंगा ही नहीं। तो शुरू में जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया 6 महीने में मेरी अच्छी कैपेबल इनकम आने लगी, तो मैंने इस सिस्टम से एक स्प्लेंडर बाइक ली। लेकिन दोस्तों मुझे उस समय गाड़ी चलाना नहीं आती थी। तो मैंने एक हमारे मित्र को बोला, विजय श्रीवास्तव जी को, सर आप हमारा सहयोग करो। तो उन्होंने बोला भाई साहब मैं फ्री आदमी नहीं हूँ, मुझे काम धंधे की तलाश है। तो मैंने क्या चाह रहे हो? कहला मुझे 1000-2000 की अगर कोई नौकरी मिल जाए तो मैं वो करूंगा, तुम्हारी थोड़ा गाड़ी चलाऊं। मैंने 2000 रुपये की तनख्वाह मैं आपको दूंगा, आप मेरी 2 व्हीलर बाइक चलाओ, मैं आपको ड्राइवर रखता हूँ। तो मैंने दोस्त अपनी बाइक के लिए ड्राइवर रखा और उस ड्राइवर के माध्यम से मैंने बिजनेस को पूरे के पूरे अपने क्षेत्र में किया, बड़ा किया। और मेरा नतीजा ये हुआ कि मेरी उस प्रयास से मेरे नीचे और बहुत सारे साथी सहयोगी आए जिन्होंने मेरा उस समय मनोबल बढ़ाया। उसमें सर्वप्रथम अगर बात करूं तो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया अपनी मौसी के यहाँ गया, दौड़ मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कि मौसी जी को बताऊंगा। लेकिन मौसी जी हमसे हैसियत में बहुत अपर थे, उन्होंने हमें तवज्जो भी नहीं दिया। उन्होंने बोला भाई आप खाना खाइए, रहिए, रुकिए और अपने घर जाइए, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारा तामझाम तुम्हारे भैया अगर सुन रहे हैं तो समझाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं एक ही भरोसा लेके गया था, मैंने कहा यार ये इनको दे दूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कि भाई यहाँ आसपास में कोई फोटोकॉपी की दुकान हो तो बताइए। फोटोकॉपी कराई और फोटोकॉपी कराने के बाद वो फोटोकॉपी पे जो दुकान संचालक थे वो हरिओम कटारिया जी थे, उन्होंने एक कॉपी करी। मैंने कि भाई साहब कितने की? 50 पैसे में था, 20 कर दो। तो उन्होंने 2 करी और तीसरी जैसी करी उन्होंने पूछा भाई जी आरसीएम क्या है? मैं था भाई साहब आधा घंटा लूंगा समझाना। उन्होंने आधा घंटा समझाया, पूरा उनको समझ में आया। उन्होंने पहली फुर्सत में बिजनेस को हाथों हाथ लिया। तो मतलब मुझे मेरे लोगों ने
किनारे किया, लेकिन अजनबी ने मेरे को सहारा दिया। तो दोस्तों इस बिजनेस में सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि अपने शुभ चिंतक, मित्र, बंधु, यार रिश्तेदार जिनसे आप उम्मीद रखते हैं, दरअसल जिनसे पे आप भरोसा करते हैं, तो कहते हैं ना पुरानी कहावत है, भरोसे की भैंस बड़ा जनती है। तो साहब मेरे साथ भी जिन लोगों की मैंने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट का आज भी कोई मेरे साथ नहीं आया, लेकिन अननोन पर्सन ने मेरे बिजनेस में सहयोग किया। उसी श्रेणी में हरिओम जी के माध्यम से उनके स्टाफ में काम करने वाले सुशील मेवाड़ा जी, उनके यहाँ 20 रुपए रोज में नौकरी करते थे, आज वो भी इस सिस्टम से बहुत बड़े उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। ऐसे ही बहुत सहयोगी मेरे को प्रदीप राठौर जी मिले, इधर जितेंद्र सक्सेना जी मिले, गुलाबधर दुबे जी मिले, इसी तरीके से संजय उजेलिया जी, इन सारे लोगों ने, जगदीश दांगी जी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया, मेरा हौसला अफजाई करी। नतीजतन ये हुआ कि धीरे धीरे मैं इस सिस्टम के शिखर पे चला गया। तो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि इस सिस्टम से मुझे वो मिला है जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं करता। मेरे साथ के लोग जो मेरे स्कूल में थे, मेरे पड़ोस में थे, आज वो वहीं की वहीं संघर्ष कर रहे हैं। उनकी जिंदगी आज भी कसमकस वाली है, कंप्रोमाइज वाली जिंदगी है, लेकिन दोस्तों आज मेरी जिंदगी इस सिस्टम से आनंदमय हो गई है, एंजॉयमेंट वाली हो गई, सक्सेसफुल वाली हो गई। जिधर मैं जाता हूँ उधर मेरे चर्चे होते हैं, जिधर मैं जाता हूँ समाज में भी अगर मैं बात करूँ तो इस सिस्टम से मेरे को वो परिवार का रिश्ता आया जिसके मैं योग नहीं था, जो आज मेरी अर्धांगिनी बनी है, मैं उसके योग नहीं था, इतने बड़े परिवार से, ड्यू टू आरसीएम। दोस्तों जब मेरा इस सिस्टम से अच्छा माहौल बना तो लोगों में चर्चे होने लगे, जब मैसेज जाने लगा तो समाज के लोग भी, तो ये सिस्टम मुझे, जो मेरे घर में मेरी पत्नी आई है वो मेरे को आरसीएम के थ्रू ही मिली। दोस्तों क्या था, एक मीटिंग में सीओर करने गया था, तो सीओर में जब मैंने अपना स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाया, तो वहाँ उनके चाचा जी सुनने आए थे। तो चाचा जी ने सुना और उनकी इच्छा हुई कि यार बच्ची को इसी से संबंध कराना है। तो उन्होंने मेरा पूरा बैकग्राउंड नहीं लिया, केवल उन्होंने मुझसे घुमा फिरा के टीम से मेरा पैन कार्ड निकलवा लिया। और दोस्त पैन कार्ड निकलवाने के बाद उन्हें पूरे, मुझे नहीं पता था पैन कार्ड में क्या क्या होता, तो पैन कार्ड से उन्होंने मेरा पूरा बायोडाटा निकाल लिया और सारी की सारी चीजें उन्होंने निकाल के फाइनली कर दिया। और जब उन्होंने मेरा पूरा स्टेट निकाला तो उस दौर मेरे खाते में 20 लाख रुपए कैश होता। तो दोस्तों उन्होंने पहली फुर्सत में एन केन पर कुछ भी करना है और तामझाम लगा के शादी का संबंध करा दिया। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है इस बिजनेस को जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें कि मेरा खुद का खाता नहीं हुआ करता था उस दौर में। जब मेरा ये बिजनेस में जब मेरा पहला चेक आया था तो मेरे को साथ दिक्कत ही आई, क्योंकि चेक मुझे स्कूल से स्कॉलरशिप का मिला था, तो मैं जाता था तो उसको देता था, जमा करता था, तो एक बैंक वाले तुरंत एक सिक्का पकड़ा देते टोकन, कहते भाई रुको आधे घंटे बाद पैसा मिला। आधे घंटे बाद मुझे 250-300 जो भी वजीफा स्कॉलरशिप मिल जाती। लेकिन आरसीएम का जैसे ही मेरे घर में चेक आया, तो जिस एरिया में मैं रहता था असामाजिक तत्वों को वहां पर बहुत ज्यादा जमा बेचता, तो वहां पर डाकिया ये जब पहला स्टेटमेंट मेरे घर लेके आया, तो माता जी हमारी अशिक्षित पढ़ी लिखी नहीं, जैसे उन्होंने मेरे नाम से देखा तो वो घबरा गई कि भैया बच्चे ने कौन सा अपराध कर दिया जो इसके नाम का वारंट आ गया। तो वो दौड़ी भागी दुकान पे आई कि भैया तेरे नाम तूने क्या गलती कर दी, पुलिस वाले ये डाकिया तेरे ये लेके आया। तो मैंने जब गौर से देखा मैं भी घबरा, जैसे उस पर आरसीएम का नाम लिखा तो मेरे को लगा कि नहीं यार ये कंपनी है। फिर मैंने गुप्ता जी को बोला सर ये कोई स्टेटमेंट आया तो उसमें ये चेक वगैरह आया, तो कहला भाई ये तुम्हारा चेक है, बधाई हो तुमने काम किया था, तुम्हें पैसा आया। तो फिर मैंने सर इसको मिलेगा, कहला बैंक में जाके आपको मिलना और आपके खाते में जाएगा। तो मैं भाई उसी चेक को अगले दिन लेके चला गया और बैंक में जाके बोला, क्योंकि उस पर एक्सिस बैंक लिखा था, तो एक्सिस बैंक की ब्रांच में चला गया। मैं साहब ये चेक, तो कहला ये अकाउंट पे चेक है। मैंने ये क्या होता है, कहला आपका खाता खुलेगा उसमें जाएगा। मैं साहब मेरा तो खाता ही नहीं है। तो फिर मैं कहला आप किसी गारंटर को लाओ, आपकी खाता तब तक खुलवाया। तो गुप्ता जी से मैंने बात करी, उन्होंने अपनी गारंटी लेके खुलवा दिया। फिर मैं चेक डाल के गया, फिर आधे घंटे में सब पैसा दो, कहला साहब अभी नहीं मिलेगा, ये क्लियरिंग में गया 3-4 दिन बाद आएगा। तो मैंने ये 3-4 दिन बाद आएगा क्लियरिंग, मैंने की फिर पागल बना दिया मैंने की। फिर उन्होंने बोला कि क्लियरिंग का मतलब होता है कि 3 से 4 दिन लगते हैं बैंक में खाते से दूसरे बैंक में पैसा आने। फिर जब वो पैसा आया तब मुझे भरोसा हो। तो दोस्तों कुल मिला के समय समय पे मुझे सारी जानकारी अपने सीनियर से मिलती गई, बिजनेस के जो भी रूपरेखा रणनीति बेसिक सारे मुझे बताए गए और उसके नयन पे मैं चलता रहा। लेकिन दोस्तों मेरा आप सभी से एक ही मैसेज है कि आप केवल एक ही बात पर अड़े रहे इस बीच में, अगर सक्सेस हो रहा है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और मेरी सफलता का एक ही राज है कि मेरे को भरोसा दिलाया मेरे सीनियर कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मुझे मेरे भाई ने भरोसा, जब मैं इस बिजनेस को करने लगा तो भाई ने भी मेरा मनोबल तोड़ा कि भाई चाय बेचो, ज्यादा हवा में मत उड़ो, नहीं तो जमीन में आ जाओगे। तो मैंने बोला भाई साहब चाय जमीन पे ही बेच रहा हूँ, कोई ताजमहल के चौथे मीनार पे नहीं, मेरा अगर उतरा भी ना तो जमीन पे ही रहूंगा। तो मेरे भाई ने भी मेरा मनोबल गिराया। लेकिन धीरे धीरे जब माहौल बना तो धीरे धीरे जब उन्होंने मेरी उन्नति, तरक्की और ग्रोथ देखी तो वो भी मेरे सिस्टम में मेरे सहयोगी बना। तो मेरा कहना मतलब जो करते हैं आपका मजाक वही आपको देते हैं आगे चल के संभल। तो दोस्तों कहते हैं ना, जब जब ये जो व्यक्ति जिस पर हंसा पलट कर उसी ने इतिहास रचा। तो आप भी जो भी अगर आपके प्रति हंस रहा है तो बिल्कुल हंसने दीजिए, क्योंकि आपके लिए एक मोर्चा, एक माहौल तैयार हो रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि राजा चले बाजार और भोके कुत्ते हजार। तो कहने का मतलब अपने को किसी को कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना, लेकिन मीनिंग ये कि जब आदमी सफल और सक्सेस होता है तो पीछे पीछे उसके साथ बहुत सारी बातें पीछे उड़ती है। तो कहने का मतलब है आप जमाना जाए भाड़ में,
अपन जाए सफलता की आड़ में। केवल आपको अपने आप पे भरोसा करना है, खुद पे भरोसा करना है। और इस बिजनेस में अगर आपको आगे आना है तो खुद पे भरोसा करना है और बोलना है, खुद को देखा जिसने वो खुदा हो गया और जग को देखा जिसने वो जुदा हो गया। तो दोस्त, ये बिजनेस खुद को खुदा बनाने का है और खुद की कमियों को दूर करें और खुद के अंदर आकलन करें कि मैं इस बिजनेस को कहां से बेहतर कर सकता हूं। और अपने आत्मनिर्भर बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप अपने सीनियर अपलाइन के सपोर्ट में रहें, उनसे नॉलेज लें, उनसे मार्गदर्शन लें, इनके रोड मैप पे काम करें, क्योंकि ये बिजनेस आपको शून्य से शिखर पे ले आता है। अगर शिखर पे जाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगी। और दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक बार नरेश सर के लिए जोरदार ताली बजा दें आप सभी साथी। और निश्चित रूप से जो कहानी है बड़ी मोटिवेटिंग है और बहुत सारे लोगों को आज मोटिवेशन मिलेगा। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come